प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और वायुमंडल की संरचना, उसके संगठन आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे आसपास जो वायु मौजूद है और अन्य जो गैसेज मौजूद हैं वही उसकी संरचना वायुमंडल कहलाती है। लेकिन वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतों से बना होता है। तो आज हम वायुमंडल पढ़ेंगे। वायुमंडल, तो देखिए विद्यार्थियों, वायुमंडल की संरचना का जो संबंध है उसमें त्रिजांश डी बोर, सर नेपियर शॉ, फ्रेंडली, केनली, फेरे आदि वैज्ञानिकों का एक विशेष योगदान रहा है। और पृथ्वी की सतह के समीप घनत्व अधिक होता है। ये सामान्यतः है कि पृथ्वी, जैसे ये आप जो मानचित्र देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर और वायुमंडल का घनत्व अधिक होगा। घनत्व क्योंकि इसके ऊपर से और ये वायु दबाव डाल रही है तो घनत्व अधिक होगा, सघनता अधिक होगी। क्योंकि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ घटता जाता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं और घनत्व घटता जाता है, कमी आती जाती है और वायु विरल होती जाती है। तो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर और वायुमंडल की प्रमुख परतें जो मानी गई हैं वो ये हैं कि जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं और हम दूसरे कलर से लेते हैं, इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले और ये आपका पृथ्वी का एरिया दिख रहा है इसमें, और उसके पश्चात आप देखेंगे कि पहला क्षोभमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा आपका मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा बाह्य मंडल। इस प्रकार आपकी 5 परतों में सामान्यतः इसका वर्गीकरण किया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम एक एक परत को इसके अध्ययन के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, और हम दूसरे मानचित्र में भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार और ये आगे बढ़ता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखें क्षोभमंडल। इस इमेज में देखेंगे आप, ये क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है और आप देखें कि ये आपका क्षोभमंडल है, ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। और इस शब्द का जो प्रयोग था वो त्रिजांश डी बोर नामक विद्वान ने किया था। और यहाँ इस मंडल की विशेषता है कि संवहनी तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को संवहनी मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संवहनी तरंगें चलती हैं। ये अब इस मंडल की अन्य क्या विशेषता हैं आप देखें कि ये मंडल सबसे निचली परत है और जिसका भार संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% है। संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है उसका क्षोभमंडल अकेले 15% है। इसकी यदि ऊंचाई को देखें तो औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुव और भूमध्य रेखा दोनों पर ही अलग अलग मानी जाती है और है भी। तो देखिए यहाँ आप ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। जैसे हम यहाँ इसको देखें, ये बेल्ट है, तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ पर है वो लगभग 18 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई है वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में और इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इसका ऊंचाई का जो कारण है वो इसके संवहन तरंगों, विक्षुब्ध संवहन के कारण ही है। इसके अतिरिक्त इसकी ये विशेषता है कि जैसे जैसे हम और ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती जाएगी और इस गिरावट का जो रेशो है वो है 165 मीटर की ऊंचाई पर और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार जैसे हम ये देख रहे हैं कि लगभग 15-16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर और लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इस मंडल की ये विशेषता है कि तमाम मौसमी घटनाएं इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं, इसलिए इसको
परिवर्तन मंडल भी कहते हैं अथवा मौसम मंडल भी कहा जा सकता है। इस मंडल की ये विशेषता है कि इसके भीतर ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु वेग भी वृद्धि होती जाती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आप इसे में यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कि लगभग धरातल पर और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो धीरे 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 ये तापमान घटता जा रहा है और लगभग आप ये देखेंगे यहाँ कि -60-70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। और ये इसकी जो ऊंचाई है, आप ऊंचाई देखिए, ये ऊंचाई वाला और लंबवत लाइन है, तो लगभग यहाँ ये 18 किलोमीटर के आसपास तक इसकी ऊंचाई ठहरती है। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही ये आपका क्षोभ मंडल समाप्त होता है, इसके पश्चात ऊपर एक पतली सी पट्टी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई की है, वो उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा। ये क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज आ जाती है। तो ये इसके ऊपर वाले मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली है, जहाँ पर तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। और अब इसके बाद हम दूसरा मंडल देखेंगे, समताप मंडल। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्षोभ मंडल के ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, समताप मंडल आता है। तो 1992 में समताप मंडल की खोज एवं नामकरण त्रिजांश डी बोर ने किया था, यानी इसका नामकरण भी त्रिजांश डी बोर ने ही किया था। आप देखें, ये समताप मंडल है और इसका नामकरण भी क्षोभ मंडल नाम की क्षोभ मंडल जिस विद्वान ने नामकरण किया था उसी ने इसका किया था। और ये लगभग आप इसमें देखें कि ली 40 है और यहाँ ये लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक और इस मंडल की ऊंचाई मानी जाती है। इस मंडल की ये विशेषता है कि इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन, यानी कि ना तो प्लस ना माइनस, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त इस मंडल में जो समताप रेखाएं हैं वो समानांतर न रहकर लंबवत रहती हैं। जैसे कि आप इसको समझें कि यदि तापमान, ये समानांतर रेखाएं इस ढंग से होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ भी 10 डिग्री होगा, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 होगा। ये संपूर्ण लाइन 20 को, ये संपूर्ण लाइन 15 को, ये संपूर्ण लाइन 10 को प्रदर्शित करेगी। लेकिन इस प्रकार की यदि ये समताप रेखाएं इस मंडल में होती तो ये तापमान के और परिवर्तन को प्रदर्शित करती, लेकिन इस मंडल में तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो समताप रेखाएं हैं इस ढंग से समानांतर न होकर के और लंबवत होती हैं, इस ढंग से लंबवत होती हैं। यानी कि जो तापमान उत्तर में यहाँ 10-20 डिग्री है तो यहाँ भी 20 होगा, इसका मतलब संपूर्ण मंडल में 20 ही होगा। तो इस प्रकार ये लंबवत होती हैं ये रेखाएं, समताप रेखाएं। यहाँ संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्ताव मेघ की उत्पत्ति होती है। मुक्ताव मेघ की उत्पत्ति होती है यहाँ पर, मुक्ताव मेघ। और बादलों को नोक्टुलुसेंट क्लाउड भी कहते हैं यहाँ पर। और इस मंडल की जो मोटाई है ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर कम होती है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जैसे ये पृथ्वी है, आप देखेंगे कि ये माना कि पृथ्वी है आपकी और यहाँ ये विषुवत रेखा है। तो हमने देखा था कि विषुवत रेखा पर और ऊंचाई क्षोभ मंडल की अधिक थी, लेकिन ध्रुवों पर कम थी। ऐसी हो गई स्थिति। लेकिन समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर सतह से दोनों तरफ है। जैसे ये माना कि 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर तो ये दूरी हुई, लेकिन ध्रुवों पर ये दूरी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों पर समताप मंडल की जो मोटाई है वो अधिक होती है। और शीत ऋतु में लगभग 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के भी समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, ये इसकी विशेषता है। और ये मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त रहता है, इसलिए वायुयान चालक या वायुयान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये
बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर वायुयान चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तापमान का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपने नाम भी सुना है ओजोन मंडल, लेकिन इन परतों में कहीं भी ओजोन मंडल का नाम नहीं आया। आप देखें क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, इस प्रकार आप मंडलों को देख रहे, क्षोभ, समताप, मध्य ताप, बाह्य मंडल, इन कहीं भी इनमें और आपका ओजोन मंडल का नाम नहीं आया। इसी प्रकार इस इमेज में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल कहीं भी और ओजोन मंडल का नाम नहीं आया। तो ऐसा कौन सी बेल्ट है या पेटी है या ऊंचाई है जहाँ पर ओजोन गैस मिलती है जिसको हम ओजोन मंडल कह सकें? तो आइए देखते हैं। तो समताप मंडल का जो निचला भाग है 15 से 35 किलोमीटर वाला, उस एरिया में और ओजोन गैस मिलती है। तो ओजोन गैस का मंडल होता है ये। और ओजोन गैस की जो विशेषता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और इस स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। क्योंकि ये परत एब्जॉर्ब करती है तापमान को, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और ओजोन गैस के और इस मंडल में वर्तमान में और बहुत सारे केमिकल अथवा गैसेज के द्वारा, प्रदूषित गैसों के द्वारा, और इस मंडल की या ओजोन गैस के मोटाई में कमी आ रही है। और इस हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे कई और समझौते विश्व परिदृश्य में या विश्व मंच पर हमें विभिन्न देशों के प्रयास से देखने को मिले हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में मॉन्ट्रियल और प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। ये मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, वहाँ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल में हम देखेंगे कि लगभग, अब मध्य मंडल को पढ़ने से पहले हम ये भी देखेंगे कि समताप मंडल के पश्चात एक, जैसे कि ट्रोपोपॉज आई वैसे स्ट्रेटोपॉज भी आती है 1.5 किलोमीटर की मोटाई की, यानी कि ये समताप सीमा है। अब इसके बाद मध्य मंडल आता है। तो मध्य मंडल में देखेंगे हम कि ये लगभग 50 से और लगभग और 80 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी, लगभग 50 से और 80 किलोमीटर की मध्य की ऊंचाई है मध्य मंडल की। और इसमें तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ ह्रास होता जाता है। और हम वायुमंडल में देखें तो सर्वाधिक ह्रास इसी में होता है। यहाँ हम क्षोभ मंडल में देखा तो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस माइनस ह्रास हो गया, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तापमान में ह्रास हो गया। तो बहुत अधिक तापमान ह्रास हो जाता है यहाँ पर। और इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मोसोपॉज की। और जैसे हम मध्य मंडल की ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं और एक ऐसी अंतरतम सीमा आती है जो इसके ऊपर वाले मंडल को इससे अलग करती है, उसको हम मेसोपॉज भी कहते हैं। एक अन्य मंडल है वो आयन मंडल है। और अब इसमें आप देखेंगे कि आयन मंडल, जिसको अपन विभिन्न नामों से भी जानते हैं, तापमंडल भी कहते हैं हम उसको। और इसका लगभग 80 से 400 किलोमीटर के बीच में इसका विस्तार है। और यहाँ पर अतिरिक्त तापमान के कारण अति न्यून दबाव होता है, यानी तापमान अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर तापमान की अधिकता की वजह से टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, और इसकी वजह से और वायुदाब न्यून रहता है, वायुदाब निम्न रहता है। यहाँ पर जो फलतः क्या होता है, परिणाम स्वरूप परावैंगनी फोटोन से उच्च वेगीय कणों के द्वारा प्रहार होने से गैसों का आयनन होता जाता है। आकाश का नीलवर्ण, सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति, उल्काओं की चमक, ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग की विशेषता हैं। यानी कि ये जो ज्योतियाँ हैं वो इसी मंडल में दिखती हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वाली ज्योति अथवा दक्षिणी ध्रुव वाली ज्योति। इस मंडल की एक विशेषता है कि इसको विभिन्न और भागों में बांट दिया गया है, जिनमें आपका DE1 और इसके बाद E2 और इसके बाद F1 और इसके बाद F2 और G।
इस प्रकार विभिन्न परतों में आयन मंडल को बांट दिया गया है, जिसमें डी है 80 से 96 किलोमीटर, और इसके बाद E1 है 96 से 130 किलोमीटर, और इसके बाद 160 किलोमीटर, और F1 और F2 160 से 320 किलोमीटर। यानी F1 और F2 है 160 से और 320 किलोमीटर, और E1 और E2 यहाँ ये 90-96 से लगभग और 160 किलोमीटर तक है। 160 के पश्चात F चालू हो जाती है और 320 तक है, और G फिर 320 के बाद और 400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये है कि इसके छोटे छोटे डिवीज़न कर दिए गए हैं। अब इसके पश्चात जो सबसे ऊपरी जो श्रेणी है या कहें हम कि मंडल है, वो है आपका बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल, जिसको अपन ताप मंडल भी कह सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है, H2 और H3। हाइड्रोजन हीलियम गैसों की प्रधानता है, और ये 400 किलोमीटर से ऊपरी जो क्षेत्र है वो बाह्य मंडल के दायरे में आता है। यहाँ पर और जो वर्तमान में जो शोध चल रहे हैं उसके अनुसार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन की अलग अलग परतें भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हमने आज इस मंडल की विभिन्न परतों के माध्यम से, और कहाँ कितना दबाव है, ताप है, और किन परतों को किन नामों से जानते हैं, किन परतों में किन गैसों की प्रधानता है, और पृथ्वी पर उनकी क्या उपयोगिता है, इस संदर्भ में हमने पढ़ा। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे।